बड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम। चुल्लू भर जल में से उत्पन्न हुआ मत्स्यावतार विराट विश्व पर छा जाने और अंतर्धान होने तक एक ही रटन, एक ही ललक संजोए रहा, विस्तार विस्तार विस्तार। यही आकांक्षा युग चेतना के रूप में अवतरित हुए आज के प्रज्ञावतार आंदोलन की है। उसे सुविस्तृत हुए बिना चैन नहीं, अल्पमत को सदा हारती हुई पाली में बैठना पड़ा है। शासन सत्ता तक पर अधिकार जमाने में केवल बहुमत ही सफल होता है। नरक उसी वातावरण को कहते हैं जिसमें पिछड़े, प्रतिगामी और उद्दंडों का बाहुल्य होता है। स्वर्ग और कुछ नहीं, मात्र सज्जनों की सत्प्रवृत्तियों की बहुलता उपलब्ध कर लेने की स्थिति भर है। सतयुग की बहुत सराहना की जाती रही है। उसमें एक ही विशेषता थी कि जन समुदाय का बहुमत श्रेष्ठता और शालीनता से भरा पूरा था। कलयुग के नाम पर इसलिए नाक भौं सिकोड़ी जाती है कि उसमें दुर्जनों की दुष्प्रवृत्तियों की बहुलता पाई जाती है। श्रेष्ठता के अभिवर्धन बिना संसार में सुख शांति का वातावरण बन ही नहीं सकता। प्रतिगामिता की पक्षधर, दुष्टता, भ्रष्टता का जितना भी विस्तार होगा उतना ही पतन पराभव प्रबल होता और अनेकानेक विपत्तियां, विभीषिकाएं विनिर्मित करता चला जाएगा। सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक ही उद्देश्य था कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रह जाए। युग परिवर्तन की उज्जवल भविष्य की संरचना का लक्ष्य भी यही है। सज्जनता न केवल अकेली हो वरन सुविस्तृत भी होती चले। इसी प्रयास में सृजन चेतना अपनी समर्थता समेटकर प्राण पण से संलग्न रह रही है। चुल्लू भर पानी में उत्पन्न हुई मछली अखंड ज्योति पत्रिका को समझा जा सकता है। उसे उलट पुलट कर देखने पर तो छपे कागजों का एक छोटा सा पैकेट भर ही समझा जा सकेगा और उसका प्रभाव विद्या व्यसनियों का मनोरंजन समय क्षेप भर समझा जा सकता है। पर वस्तुतः बात इतनी छोटी है नहीं, कारण कि छपे कागज पढ़ते रहने वालों की जानकारी भर पढ़ सकती है। यह संभव नहीं कि इतने भर से उनकी उत्कृष्टता अनवरत रूप से समन्वित होती चली जाए। यह अखंड ज्योति ही है जिसने अपने पाठकों को एक विशेष स्तर तक समुन्नत करने में सफलता पाई है। यह परिकर अपनी विशेषता का परिचय चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निरंतर देता चला आया है। विगत आधी शताब्दी से वट वृक्ष की तरह उसकी गरिमा हर दृष्टि से समुन्नत, सुविस्तृत ही होती चली आई है। यह कैसे संभव हुआ? इसका श्रेय उस अदृश्य ऊर्जा को ही जाता है जो अपने लिए उपयुक्त एक केंद्र विशेष पर अवतरित होती और अपनी गरिमा के आंचल में आश्चर्यजनक रीति से लाखों को समेटती चली जाती है। वही करोड़ों को अपनी छत्र छाया में शांति और प्रगति से लाभान्वित होने के लिए आमंत्रित करने का दुस्साहस जैसा उपक्रम अत्यंत उत्साहपूर्वक संजोती और क्रियान्वित करती चली जाती है। पिछले पृष्ठों पर इस मिशन द्वारा जनमानस के परिष्कार एवं सत प्रवृत्ति संवर्धन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों का न्यूनतम परिचय प्रस्तुत किया गया है। जो कुछ बन पड़ा या प्रकाश में आया है उसे किसी व्यक्ति विशेष का वर्चस्व या कृतित्व नहीं माना जा सकता। तत्वतः यह अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों, घटकों का सामूहिक पुरुषार्थ अनुदान है। व्यक्ति विशेष के लिए इतना कुछ कर दिखाना एक प्रकार से असंभव ही समझा जा सकता है। श्रेय यदि मत्स्यावतार, प्रज्ञावतार को देना हो तो इसी बात को यूं भी समझा जा सकता है कि टेलीविजन के बोलते दृश्य चित्रों का उच्चारण प्रसारण किसी एक विशेष केंद्र से होता है। उसे सशक्त एवं व्यापक बनाने हेतु ट्रांसमीटर
उन तरंगों को फैलाते हैं और फिर उसी प्रेरणा संवेदना को असंख्यों टीवी पकड़ या बना लेते हैं और वही सब दिखाने लगते हैं जो उद्गम स्टेशन में बना या चल रहा था। सतयुग के संचालक सूत्र भी यही करते थे। उन दिनों उत्कृष्टता को लोक व्यवहार में उतारने के लिए अनेक देव मानव अपना सृजन प्रयास एक से एक बढ़कर अधिक सशक्त सिद्ध करने के लिए उत्साह भरी स्पर्धा जुटाए रहते थे। इतने भर से समूचा वातावरण और जन समुदाय उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाता था और ऐसी परिस्थितियां बनती थीं जिन्हें स्वर्गोपम कहने मानने में किसी को कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। नए लक्ष्य, नए उद्घोष। अब फिर उसी पुराने स्वर्णिम काल का अभिनव संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र संचालक तो कोई शक्ति ही हो सकती है, पर उस उदयीमान अरुणोदय के प्रभाव से दिशाओं से लेकर विद्याओं और वस्तुओं तक अपने को सुनहरी आभा से आच्छादित अनुभव कर रही है। बात को और भी स्पष्ट करना हो तो यूं भी कहा और समझा जा सकता है कि सृजन की प्रारंभिक ऊर्जा अखंड ज्योति के रूप में अवतरित हुई है। वह अपने सूत्रों के साथ जुड़े हुए अनेक घटकों पाठकों को तदनुरूप बढ़ने ढलने के लिए बाधित एवं अनुप्राणित कर रही है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा इसी परिकर से उठा और दिग दिंगत में प्रतिध्वनित हुआ है। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया भगवान उतारेंगे के उद्घोष किसी आवेशग्रस्त केंद्र से ही उभर सकते हैं, अन्यथा साधारण जनता के लिए तो ऐसी दावेदारी सनक के अतिरिक्त और कुछ क्या कही समझी जा सकती है। विवेचना भर पर्याप्त नहीं, सोचना उस विस्तारण के संबंध में भी पड़ेगा जो मत्स्यावतार का प्रज्ञावतार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। समुदाय जितना विस्तृत और जितना समुन्नत होगा उसे उतना ही प्रखर, सशक्त एवं सक्षम स्तर का कहा जा सकेगा। अपना परिवार अभी स्थिति और आवश्यकता के अनुपात में बहुत छोटा है। 10 करोड़ की आबादी वाले भारत का 600 करोड़ आबादी वाले संसार का कायाकल्प जैसा पुरुषार्थ कर दिखाने के लिए मात्र 1 करोड़ लोगों का समुदाय जलते तवे पर एक बूंद पानी की तरह नगण्य ही कहा जा सकता है। भयंकर अग्निकांड के शमन में समर्थ फायर ब्रिगेडों की टीम ही अभीष्ट शांति की स्थापना में समर्थ हो सकती है। बड़े प्रतिफल पाने के लिए बड़े साधन भी तो चाहिए। बड़े मोर्चे फतह करने के लिए सैन्य दल का विस्तार करने और उनके क्रिया कौशल बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। साधनों को तो मनुष्य के संकल्प बल का चुंबकत्व कहीं से भी खींच घसीट लेता है। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक 25 लाख हैं। उस छोटी मंडली द्वारा युग का गोवर्धन उठेगा नहीं। संख्या और क्षमता अनेक गुनी बढ़ाने की आवश्यकता है। संसार भर की सैन्य शक्ति 1 करोड़ सैनिकों से कम नहीं, जिनका काम लड़ना भर है, पर जिन्हें सृजन प्रयोजन वहन करना पड़े, उनकी संख्या एवं क्षमता तो और भी अधिक होनी चाहिए। लक्ष्य और उसकी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए संतुलन तभी बैठता है जब संसार में उतने सृजन शिल्पी तो चाहिए ही जितने की सैनिक साज सज्जा के साथ छावनियों में रहते हैं। सृजन शिल्पियों की संख्या 1 करोड़ तक जा पहुंचे तो समझना चाहिए कि नया संसार बसाने की योजना का उपयुक्त आधार खड़ा हो गया। दूर से देखने वालों को यह कार्य असंभव जैसा दिख तो सकता है, पर बात ऐसी है नहीं। साधनहीन अखंड ज्योति पत्रिका बिना विज्ञापन छापी जा भी सकेगी, यह संदेह सभी करते थे। पूजा पाठ के आधार पर खड़ा किया गया छोटा सा संगठन किसी दिन जनमानस की
कठिनतम समस्याओं के समाधान की स्थिति में जा पहुंचेगा, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। पर चेतना का चक्र घूमता है तो अपने गर्भ में संजोए हुए हर संकल्प को प्रत्यक्ष कर ही दिखाता है। सृजन शिल्पियों का प्रचुर संख्या में उत्पादन भी इसी चेतना चक्र के गति चक्र का एक चरण है, जो पूरा होकर ही रहेगा, अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम लेगा। बड़े काम भी प्रायः छोटे बीज के रूप में ही बढ़ते और क्रमशः विस्तार करते हुए वर्षा के बादलों की तरह सुविस्तृत आकाश पर छा जाने की सफलता प्राप्त करते हैं। आरंभ में अखंड ज्योति का प्रथम अंक 500 की संख्या में छपा था। बाद में वह युग की आवश्यकता का पक्षधर सिद्ध होने के कारण मानवीय गौरव गरिमा द्वारा मान्यता मिलने पर सहज विस्तार की गति पकड़ता गया और अब इतना विस्तार कर सका जिसे अपनी शैली के क्षेत्र में अनुपम एवं अद्भुत ही कहा जा सकता है। क्या आगे यह प्रगति क्रम रुक जाएगा? क्या लंबी मंजिल पार करने का लक्ष्य बनाकर चलने वाला कारवां कुछ मील पर ही थक कर आगे न चल सकने की असमर्थता प्रकट करने पर पैर पसार देगा? आशंका ऐसी ही दिखने पर भी किसी को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि जिस समर्थ सत्ता ने यह सरंजाम जुटाया है वह पानी के बुलबुले की तरह अपने उत्साह का समापन कर बैठेगा। यह विस्तार क्रम रुकने वाला ही नहीं है। नियति के निर्धारण पूरे होकर ही रहेंगे। समय की मांग के अनुरूप पुरुषार्थ। युग संधि की इस बेला में वातावरण क्रमशः अधिक गर्म होता जा रहा है। सृजन शिल्पियों का उत्साह, साहस और पुरुषार्थ किसी सशक्त फव्वारे की तरह उछल और मचल रहा है। निर्धारित गतिविधियां तीव्र से तीव्रतम होती जा रही हैं। ऐसी दशा में विस्तार का आरंभिक तंत्र भी बहुत गति से अग्रसर होना चाहिए। अखंड ज्योति परिजनों की संख्या बढ़ने का क्रम रुकना नहीं चाहिए। इस दिशा में इस वर्ष का सीमित लक्ष्य यह है कि 1 से 5, 5 से 25 बनने वाली गुणन अभिवर्धन प्रक्रिया में कहीं कोई व्यवधान पड़ना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति के पाठक इस परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाते रहे हैं। पहुंचने वाला हर अंक कम से कम 5 लोगों तक पढ़ा जाता रहे। इसी आधार पर तो 5 लाख के परिकर को अनुपाठकों समेत 25 लाख गिना और अपने परिकर को इतना बड़ा कहा, माना और समझा जाता है। अब एक ऊंची छलांग लगाने का दूसरा सोपान नई चुनौती लेकर सामने आ खड़ा हुआ है। 1 से 5 का सिलसिला मुद्दतों से चलता रहा है। वे अनुपाठक जो दूसरों से मांग कर अपनी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं, अब उन्हें बचपन वाली सहायता पर निर्भर रहने की प्रकृति छोड़नी चाहिए और तरुणों जैसी वह रीति नीति अपनानी चाहिए जिसमें देना और बढ़ाना ही कर्तव्य बनकर लद पड़ता है और बढ़े चढ़े पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। एक सदस्य 5 अनुपाठकों की सहायता करता है। अब अनुपाठकों को एक कदम बढ़ाकर सघन आत्मीयता बनाने के अनुबंध में बंधना चाहिए। स्वयं पूर्ण सदस्य बनना चाहिए और अपनी अपनी पत्रिका के 5-5 अनुपाठक बनाकर 5 से 25 वाला विस्तार क्रम पूरा कर दिखाना चाहिए। इन दिनों अखंड ज्योति का हर सदस्य और 4 नए सदस्य बनाकर अपनी मंडली 5 की गठित करें। इससे अनुपाठक तो 25 सहज ही हो जाएंगे। इस अभिनव विस्तार के चरण को एक नियमित प्रज्ञा मंडल का गठन ही कह सकते हैं। 5 सदस्य इस प्रकार 4-4 नए साथी बनाकर 25 की मंडली के सूत्र संचालक बन सकते हैं। आज के सदस्य कल स्वयं ही एक प्रज्ञा मंडल के जन्मदाता कहलाने लगेंगे। इतने भर से मिशन एक ही छलांग में, एक ही वर्ष में अपना 5 गुना विस्तार कर लेगा और अब तक जिस क्रम से सृजन संकल्प पूरा होता रहा है उसकी तुलना में अगले ही दिनों विकास उपक्रम में 5 गुनी अभिवृद्धि हो जाएगी। इसी बात को दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है
कि जिस गति से पिछले दिनों गतिशीलता का उपक्रम रहा है, उसकी तुलना में अगले दिनों प्रगति का अनुपात 5 गुना अधिक बढ़ जाएगा। वह सब कार्य 1 वर्ष में ही बन पड़ेगा, जिसे पिछली सफलता की तुलना में 5 गुना अधिक तीव्र गति से चलने वाली प्रगति कहा जा सके। युग संधि के शेष अगले वर्षों में ऐसी ही सहकारिता का परिचय देते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे जिससे मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संभावना का प्रतिपादन किया गया है। 1 से 5, 5 से 25 वाला विस्तार क्रम रखा जा सकेगा, तो कुछ ही छलांगों में हम मत्स्य अवतार का उपक्रम अपनाने वाले सच्चे अर्थों में युग साधक बन सकते हैं। नव सृजन के क्षेत्र में मिलजुल कर वह चमत्कार कर दिखा सकते हैं जिसे सुनने में तो सर्वसाधारण रुचि लेते हैं, पर व्यवहार में प्रत्यक्ष बन पड़ने की बात को संदेह एवं असमंजस जैसा ही कुछ मानते हैं। उपरोक्त निर्धारण के अनुसार वर्तमान सदस्य यदि 4 नए सदस्य बना लेंगे तो अपने प्रज्ञा मंडल के एक समर्थ सूत्र संचालक बन जाएंगे। उनमें से 5-5 अनुपाठक मिलाकर 25 का एक समुदाय बन जाएगा और उसकी संयुक्त शक्ति से कुछ ऐसा बन पड़ने की संभावना उग सकती है जिसे 24 अवतारों, 24 देवताओं, 24 ऋषियों, 24 देवियों ने मिलजुल कर एक समग्र अध्यात्म विज्ञान की संरचना की थी और नर वानरों के समूह को मानवीय गरिमा से सुसंपन्न ईश्वर का राजकुमार बनाने का करिश्मा दिखाया था। हमें अपनी 25 की छोटी मंडली को भी ऐसा ही मानकर चलना चाहिए कि बंदर जैसी दिख पड़ने पर भी हनुमान जैसे पराक्रम में समर्थ हो सकेगी। समझदारी शंका में नहीं, सहयोग में है। यहां किसी को भी चंदन में दुर्गंध ढूंढ निकालने का भ्रम जंजाल नहीं संजोना चाहिए। यह खुले पन्ने हैं कि अखंड ज्योति का मूल्य मात्र कागज, छपाई और पोस्टेज भर का है। किसी का पारिश्रमिक तक इसके मूल्य में नहीं जोड़ा जाता। ऐसी दशा में नफा कमाने जैसी बात तो किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। मिशन स्तर की भावनाएं यदि इस तंत्र के साथ जुड़ी हुई न होती, उसे व्यवसाय भर समझा और किया गया होता, तो निश्चय ही पाठकों में से किसी पर भी आदर्शवादी छाप पढ़ने का सुयोग ही नहीं बन पड़ता। कहने वालों को तो क्या किया जाए, इनके मुंह में पायरिया, पेट में अल्सर और आहार में लहसुन घुसा होता है। इनकी सांस में दुर्गंध ही उठती रहेगी। सदा शयता पर भी कुचक्र रचने जैसा आरोप लगाने वाले इस संसार में कम नहीं हैं। ईसाई मिशन, साम्यवादी प्रचारक, गीता प्रेस जैसे प्रकाशन प्रत्यक्ष हैं जो नफा नहीं कमाते। युग साहित्य का प्रकाशन भी ऐसा ही समझा जा सकता है। अखंड ज्योति का आर्थिक ढांचा तो आरंभ से ही ऐसा रहा है और अंत तक ऐसा ही रहेगा। सज्जनों का संगठन ही दैवी शक्ति के रूप में प्रकट होता और लक्ष्य पर ब्रह्मास्त्र की तरह टूटता है। अखंड ज्योति परिजनों का संगठन क्रम यों साप्ताहिक सत्संग के रूप में भी चलता है। पारस्परिक घनिष्ठता बढ़ाने पर भी मिलजुल कर कुछ ठोस काम करने का अवसर मिलता है। जहां नवीनता न रहने पर उदासी आने लगे, वहां सम्मिलित शक्ति उत्पन्न करने का दूसरा उपाय यह है कि हर सदस्य का जन्म दिवस मनाया जाए और आदर्शवादी प्रतिपादन के क्रियान्वयन का उपक्रम चलाया जाता रहे। इस अवसर पर अभ्यस्त बुराइयों में से कोई छोड़ने और नई सत प्रवृत्ति बढ़ाने का अवलंबन भी अपनाया जा सकता है। जन्मदिन मनाने में छोटा दीप यज्ञ, सामूहिक गायत्री पाठ, सहगान कीर्तन के उपरांत जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके ओजस, तेजस और वर्चस्व के अभिवर्धन की कामना की जा सकती है। अभिनंदन आशीर्वाद का क्रम चल सकता है और यथा संभव पुष्प वर्षा या उसके स्थान पर पीले चावलों का प्रयोग हो सकता है। बस हो गई जन्म दिवस मनाने की प्रक्रिया। यदि अपने संगठन में 5 सदस्य और 25 अनुपाठक हों
तो इन सब को इकट्ठा करने पर एक अन्य समारोह हो सकता है। आतिथ्य सौंफ सुपारी तक सीमित रहे तो गरीब अमीर किसी को भी विषमताजन्य संकोच का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। साल भर में 25 आयोजन हो जाया करेंगे और उनकी एक रस विचारधारा, घनिष्ठता एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की प्रवृत्ति के समन्वय से अनेक रचनात्मक कार्य किसी न किसी रूप में चलते रह सकते हैं। हर सदस्य नियमित रूप से यथासंभव समयदान और अंशदान निकालता रहे तो उस संचित राशि के सहारे वे रचनात्मक क्रियाकलाप सरलता पूर्वक चलते रह सकते हैं, जिनके उत्पादन अभिवर्धन की इन दिनों नितांत आवश्यकता है। भाव शून्य के लिए तो झपटना हड़पना ही एकमात्र अभ्यास में रहता है, पर जिनमें भाव संवेदना जीवित हैं उनके लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए कि 24 घंटों में से न्यूनतम 2 घंटे निकालते रह सकें। महीने में एक दिन की कमाई खर्चने में दम घुटता हो तो कम से कम 50 पैसे रोज का अंशदान तो किसी जीवित व्यक्ति के लिए तनिक भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। इस राशि से नव सृजन के उद्देश्यों से इन दिनों निरंतर प्रकाशित होती रहने वाली वे पुस्तकें मंगाई जाती रह सकती हैं, जिनका मूल्य तो सस्तेपन की चरम सीमा जैसा रखा गया है, परंतु जिनकी हर पंक्ति में वह प्राण ऊर्जा लहराती और लपलपाती देखी जा सकती है, जो सड़न भरी मान्यताओं को बुहार कर किसी कोने में फेंक दे और उसके स्थान पर उस देवत्व की प्रतिष्ठापना कर दे जिसे अमृत, पारस और कल्प वृक्ष की उपमा देने में अत्युक्ति जैसा कुछ भी ढूंढे नहीं मिल सकता। शांति कुंज का अभिनव प्रकाशन कम मूल्य की ऐसी पुस्तकों के रूप में इन दिनों निरंतर हो रहा है, जो युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनाने में असाधारण योगदान दे सकें। अंशदान के पैसों से यह साहित्य मंगाने और समयदान को उसे जन जन को पढ़ाने या सुनाने में लगाया जा सकता है। अखंड ज्योति परिजनों से इन्हीं दिनों उपरोक्त छोटे कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए अनुरोध एवं आग्रह किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विस्तार का जो दायित्व हर परिजन पर आया है, उसे उल्लास पूर्वक निभाने में हम में से कोई भी पीछे न रहेगा, ऐसी आशा अपेक्षा की गई है।